हेलो ऑल एंड वेलकम बैक। तो हम लोग यूपी हायर कमीशन के जनरल नॉलेज के सीरीज़ में पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, कितने तरीके के अमेंडमेंट होते हैं, और फिर कुछ जो इम्पॉर्टेंट हमारे अमेंडमेंट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट डिस्कस किया हुआ है। पार्ट्स में अगर बात करें तो कौन से पार्ट में आखिर में अमेंडमेंट लिखी गई है, तो आर्टिकल 368 में हमें अमेंडमेंट्स का मेंशन मिल जाता है, अमेंडमेंट्स के बारे में बताया गया है और ये आर्टिकल 368 पार्ट नंबर 20 में इसका मेंशन किया गया है। प्रोसीजर के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो प्रोसीजर होती है, सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है इसको हम लोग बोलते हैं CAB, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्या इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है क्या? तो नहीं, प्रेसिडेंट की किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन, परमिशन कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर मान लो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी अगर इसको लाया जा रहा है, ये किस मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है? क्या ये प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल। क्या ये गवर्नमेंट के मेंबर के द्वारा लाया जा सकता है? बिल्कुल। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये किसी के भी द्वारा किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, यानी बिल को लाया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि ये बिल को लाने के बाद में यहाँ पर होती है डिबेट एंड डिस्कशन, और इस डिबेट एंड डिस्कशन से पहले क्या यहाँ पर स्पीकर का कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या? तो आंसर है नहीं, यहाँ पर स्पीकर का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। अब यहाँ पर मान लो किसी भी हाउस में गया, लोकसभा या राज्यसभा में डिबेट एंड डिस्कशन हुई। डिबेट एंड डिस्कशन करने के बाद में यहाँ पर जब पुट टू वोट किया जाएगा तो किस तरीके की यहाँ पर वोटिंग होगी? यहाँ पर जो वोटिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी की वोटिंग। इस स्पेशल कैटेगरी की वोटिंग में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग को लिया जाता है, और जब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग अपना अगर मत दे देते हैं, अगर इसको पास कर देते हैं, तो फिर ये मूव कर जाता है दूसरे हाउस में। और यहाँ पर भी सेम काम होता है, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से यहाँ पर फिर से इसको पास करवाया जाएगा। पास करवाने के बाद में अब हमें पता है ये पहुँच जाता है प्रेसिडेंट के हाथ में। क्या प्रेसिडेंट यहाँ पर, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या क्या है? क्या प्रेसिडेंट इसको पास कर सकते हैं? यस, इसको ये पास कर सकते हैं। क्या इसको ये रोक सकते हैं? नहीं, इस पर किसी भी तरीके की वीटो या कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, बल्कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लाया गया था और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये फोर्स कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया प्रेसिडेंट को कि आप इस पर साइन करेंगे ही करेंगे, यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होती है या जो अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तौर पर निकल करके आएगा, ये किन सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है? यस। क्या ये प्रीएम्बल को चेंज कर सकता है? आंसर है यस। क्या ये DPSP को चेंज कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। क्या ये प्रेसिडेंट या यूनियन के किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या ये जुडिशरी की चीज़ों को चेंज कर सकता है? आंसर है यस। सब कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं चेंज कर सकता है और वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये केशवानंद भारती केस में बताया गया था। हालांकि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बताया गया, वो कहा गया कि समय के साथ में इंटरप्रेट करते रहेंगे, लेकिन आप पूरे संविधान को बदल सकते हैं, पूरे संविधान को आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आप नहीं बदल सकते हैं। और यही बात यहाँ पर प्रोसीजर के तौर पर बताई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भी प्रोसीजर बताया गया आर्टिकल नंबर 368 के तहत, और यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों में से किसी भी हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशल मेजॉरिटी से यहाँ पर पास कर दिया जाता है। फिर इसके बाद से दूसरे हाउस में जाएगा और वहाँ पर फिर बिल फिर से पास होगा। यहाँ पर जॉइंट सिटिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर आप फेडरल प्रोविज़न या किसी भी प्रोविज़न को आप बदल सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए अब यहाँ पर 3 तरीके के हमें एक्ट देखने को मिल जाते हैं। या तो ये यूनियन की चीज़ों को बदल रहा होगा, या फिर ये फेडरल नेचर को चेंज कर रहा होगा, या फिर ये
कंकरेंट की चीज़ों को चेंज कर रहा होगा। तो कभी भी अगर इस तरीके का अमेंडमेंट किया जाता है तो बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप के अमेंडमेंट हो सकते हैं। एक अमेंडमेंट हो सकता है जो आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास किया गया, प्लस साथ ही साथ में स्टेट के जो विधानसभाएं होती हैं वहाँ से भी हमें रेटिफिकेशन लेनी होती है। रेटिफिकेशन का मतलब सिंपल मेजॉरिटी से हमें वहाँ पर भी पास कराना होता है। नॉर्मली जितने भी पार्ट्स होते हैं जो फेडरेशन से रिलेटेड होते हैं वहाँ पर हमें इस तरीके का अमेंडमेंट देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो जीएसटी है। जीएसटी एक तरीके का टैक्स सिस्टम है जो कि पूरे भारत में भी लगता है और स्टेट में भी लगता है। तो भारत के लिए तो हम लोगों ने पार्लियामेंट से पास करवा दिया, लेकिन स्टेट से भी हमें पास करवाना है। तो स्टेट से अगर 50% स्टेट ने सिंपल मेजॉरिटी से अगर इसको रेटिफाई कर दिया तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है हर जगह पर लागू हो जाता है। मान लो कल को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई बदलाव किया गया, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बदलाव किया गया तो पार्लियामेंट से भी पास होना पड़ेगा, प्लस जो विधानसभाएं हैं वहाँ से भी पास कराना पड़ेगा। 50% विधानसभा से हमें पास करवाना हो जाता है। तो जहाँ पर भी फेडरेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पर हमें स्टेट की भी मंजूरी मांगनी होती है। दूसरा होता है जहाँ पर आर्टिकल 368 का यूज़ तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि छोटी सी चीज़ है, इसको सिंपल मेजॉरिटी से भी पास किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी से जैसे कि अगर मान लो किसी के सैलरी में कोई चेंज किया जा रहा है, या मान लो शेड्यूल्ड एरिया में कोई चेंज किया जा रहा है, या मान लो लैंग्वेज में कोई चेंज किया जा रहा है, या फिर मान लो पार्लियामेंट्री प्रोविज़न में कोई चेंज किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको आर्टिकल 368 लाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल मेजॉरिटी से भी पास करवा सकते हो। तीसरी होती है हमारे पास जहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की ही सिर्फ ज़रूरत होती है, स्टेट टू स्टेट से कोई लेन देन नहीं होना होता है। तो 3 तरीके का हम लोगों को अमेंडमेंट देखने को मिला। एक जो सिंपल मेजॉरिटी से है, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट की ज़रूरत है, और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ विधानसभा की भी रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। सिंपल मेजॉरिटी से हम लोगों ने देखा सैलरी अगर चेंज करना है, शेड्यूल्ड एरिया में कोई चेंज करने हैं, अगर लैंग्वेज, पार्लियामेंट्री प्रोविज़न इन सब में चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी से अगर मान लो कोई भी नया टेरिटरी इंटीग्रेट करना है, या फिर मान लो यूनियन में कोई चेंज करना है, तो वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी से चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वुमेन की रिजर्वेशन सीट कर दी गई थी, या फिर एंग्लो इंडियन को अब जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे उनको हटाया गया है कि अब इनकी नॉमिनेशन नहीं की जाएगी। ये सब नॉर्मल स्पेशल मेजॉरिटी से ही केवल कर दिया जाता है। लेकिन वही अगर जीएसटी टाइप की कोई चीज़ है जो फेडरेशन से रिलेटेड यहाँ पर बातों को करती है तो वहाँ पर हमें स्टेट की रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। आप बदलाव कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बदल नहीं सकते हैं, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअल में हुआ क्या था कि कई सारे केसेस आ गए थे, जैसे शंकरी प्रसाद केस हुआ था जहाँ पर ये बोल दिया गया कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल नंबर 368 एक फंडामेंटल मतलब चेंज करने वाली चीज़ है, अमेंडमेंट वाली चीज़ है, और अमेंड किसी भी चीज़ को किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से गोलकनाथ केस हो जाता है जहाँ पर आर्टिकल नंबर 368 की पावर को बताया गया। लेकिन फिर अल्टीमेटली केशवानंद भारती केस आ जाता है, यहाँ पर बोला गया कि देखो बदलाव तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बदलाव के तहत आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। यूँ नहीं हो सकता है कि कल को जुडिशरी को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए, या यूँ नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट को पोस्ट को हटा करके फिर जो है मिलिट्री की पोस्ट बना दी जाए, या यूँ नहीं हो सकता है कि राज्यसभा को हटा दिया जाए और सिर्फ लोकसभा के बेसिस पर ही चीज़ें चलने लगे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हमारे यहाँ पर फेडरेशन एक बेसिक स्ट्रक्चर है तो फेडरेशन का मतलब है कि लोकसभा भी होनी चाहिए और साथ में राज्यसभा भी होनी चाहिए। राज्यों का जो समूह होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट जो होती है, उसको राज्यसभा बोला जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मान लो हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है तो ये सिंगल सिटीजनशिप ही रहेगी, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे पास में चीज़ें आ जाती हैं ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हो जाते हैं। हालांकि इसको एक्सप्लिसिटली कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। ये कोर्ट बोलती है कि जुडिशरी बोलती है कि समय समय पर हम चीज़ों को बताते रहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में हमारी आती हैं। कुछ यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन जरूर किया गया है, जैसे फेडरेशन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। इसी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर। या फिर लिबर्टी हो गई, फ्रीडम हो गया, लिबर्टी हो गई, जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गई। मतलब एक तरीके से प्रियम्बल में जो जो शब्द लिखे गए हैं ये सारे शब्द
ये सारे शब्द जैसे जस्टिस, इक्वलिटी, फिर लिबर्टी, फिर इसके बाद से फ्रैटर्निटी, जितने भी पार्ट बोले गए हैं ये सारा आपका फंडामेंटल मतलब ये आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके पार्ट माने जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अमेंडमेंट्स हैं जिनको कि हम लोग देख लेते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो लाया गया था, यहाँ पर 9th शेड्यूल ऐड की गई थी। शुरुआत में अगर हम लोग बात करें जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 8 तक ही केवल और केवल शेड्यूल हुआ करते थे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए, शेड्यूल नंबर 1 में क्या लिखा गया है। शेड्यूल नंबर 1 में है स्टेट एंड यूटी के बारे में, शेड्यूल नंबर 2 में सैलरी के बारे में है, शेड्यूल नंबर 3 में ओथ के बारे में है, शेड्यूल नंबर 4 राज्यसभा की सीट हो जाती है, शेड्यूल नंबर 5 एंड 6 में शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में बताया गया है, मेमिता के बारे में बताया गया, कुछ याद आ रहा है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। 7 में बताया गया लिस्ट सिस्टम के बारे में, 8 में बताया गया है लैंग्वेज के बारे में, 9 में पहले कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर ऐड किया गया था कि स्टेट लॉज या फिर जो लैंड रिलेटेड चीज़ें थी, ज़मींदारी से रिलेटेड चीज़ें थी, इन लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर हमारे पास में एक 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर बोला गया है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि जो गवर्नर होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट के भी गवर्नर साइमल्टेनियसली एक साथ रह सकते हैं। फिर हमारे पास 42वां संशोधन आ जाता है। 42वें संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। ये लिया गया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इसके अलावा डीपीएसपी में भी चेंज किया गया था आर्टिकल नंबर 38 में। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 323 ए एट 323 बी यानी कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो भी ऐड किए गए थे। 44वां संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 44वें संशोधन में आर्टिकल नंबर 352 यानी नेशनल इमरजेंसी में चेंजेस किए गए थे कि यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर आर्म्ड रिबेलियन लिख दिया गया था। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 31 है जो प्रॉपर्टी का अधिकार होता है उसको भी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में आई थी और यहाँ पर वोटिंग एज को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। फिर हमारे पास होती है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में या 1993 में लाई गई थी। यहाँ से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाई गई थी और यहाँ पर 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए राइट टू फ्री एजुकेशन कर दिया गया था। और इस एक्ट के तहत पार्लियामेंट ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट एक पास किया जिसको कि 1 अप्रैल 2010 में जा करके लागू कर दिया गया था। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है पास्ट ईयर में। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में लाई गई थी और इससे जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। इसके तहत आर्टिकल नंबर 19 में एक सब क्लॉज ऐड कर दिया गया था। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 43 सब क्लॉज बी ऐड कर दिया गया था और इस तरीके से कोऑपरेटिव को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में लाई गई थी और इसके तहत जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। आर्टिकल नंबर 279 ए ऐड कर दिया गया था इन द नेम ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के नाम पर इसको ऐड कर दिया गया। 102वां अमेंडमेंट 2018 में किया गया और इसके तहत जो हमारा एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। 103वां 2019 में लाया गया था और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा 10% यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 104वें में 104th में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो हमारी रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2030 तक के लिए। 105वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 में लाई गई और यहाँ पर जो भी एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास हैं इनको पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 106वें में यहाँ पर लोकसभा और विधानसभाओं में या फिर जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है यहाँ पर SC ST के वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया 1/3। ये हालांकि काफ़ी आगे 2027 से ये लागू होने वाली है। तो ये हमारे पास में सारे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये
इनको ही रट्टा मार लेना है जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बनता है और डायरेक्टली अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से 1-2 मार्क्स यहाँ पर आप सीधे उठा सकते हैं।